आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली म्यूजिक लवर्स। तो जिन्होंने पहले जो लेसन है वो किए हैं उन सब के लिए अब ज़रूरी है कि मैं थाट और राग इनके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी दूं, क्योंकि जब हम राग करेंगे तो इससे पहले उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। और जब थाट करते हैं तो थाटों के बारे में पहले पता होना चाहिए। बहुत से लोग संगीत के अंदर मानते हैं कि थाटों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिन लोगों ने थ्योरी नहीं की है, जो सिर्फ प्रैक्टिकल किया है या देख कर सीखे हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि थाटों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम गाते हैं, बजाते हैं, स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं तो वहाँ पर थाट की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, लेकिन राग सीखने के लिए थाट की बहुत आवश्यकता होती है। तो आओ आज राग और थाट इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आज का ये जो लेसन है ये इसी बारे में मैंने आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले राग के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही हम थाट के बारे में बात करेंगे। तो राग रंज धातु से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है मन भावन या मन को आकर्षित करने वाला। तो दोस्तों, ऐसी स्वर लहरियाँ संगीत के अंदर, ऐसे स्वर या वर्ण के क्रम जो मन को अपनी ओर आकर्षित करें, मन को अच्छे लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे, और उनको हम राग कहते हैं। ये असंख्य हो सकते हैं, इनकी संख्या इन पर कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी संख्या हो सकती है रागों की। ये असंख्य हो सकते हैं क्योंकि ये बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो श्रोताओं को जो स्वर क्रम अपनी ओर आकर्षित करें, ऐसी स्वर लहरियाँ, ऐसे स्वर क्रम, उनको हम राग कहते हैं, जिनमें रंजकता होती है, लय होती है। तो रागों की जो विशेषताएं हैं या नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि राग की उत्पत्ति जो है वो थाट से होती है। राग थाट से उत्पन्न होते हैं, थाट से बनाए जाते हैं। राग में कम से कम 5, 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हो सकते हैं। देखिए, राग के अंदर कम से कम 5 स्वर हो सकते हैं और 6 स्वर भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा राग के अंदर 7 स्वर हो सकते हैं। मतलब राग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओढ़व, दूसरा होता है सोढ़व और तीसरा होता है संपूर्ण। ओढ़व मतलब 5। जिन रागों के अंदर 5 स्वरों का प्रयोग होता है उनको ओढ़व राग कहते हैं, और जिनको 6 स्वरों से बनाया जाता है उनको हम सोढ़व जाति का राग कहते हैं, और जिसके अंदर 7 स्वर लगते हैं उसको हम संपूर्ण जाति का राग बोलते हैं। आगे इनके भी 3-3 प्रकार होते हैं। जैसे किसी राग के अंदर आरोही क्रम, चढ़ते क्रम के अंदर 5 स्वर लगते हैं, और अवरोही क्रम के अंदर, उतरते क्रम के अंदर 6 स्वर लगते हैं। तो दोस्तों, उसको ओढ़व सोढ़व राग बोलेंगे। जिस जाते हुए 5, आते हुए 6, तो ओढ़व सोढ़व। इसी प्रकार बहुत से रागों के अंदर 6 स्वर जाते हुए लगते हैं और 6 ही स्वर आते हुए लगते हैं, तो उसको सोढ़व बोलेंगे। और जिस भी राग के अंदर जाते हुए 5 ओढ़व, आते हुए 7 संपूर्ण, तो ओढ़व संपूर्ण। इस प्रकार आप इनके नाम बना सकते हैं। और देखिए, रागों की और विशेषताएं जो है मैं आपको बता देता हूँ कि राग जो है स्वर पर आधारित होता है। पहला जो सा स्वर होता है उस सा पर आधारित होता है। राग का जो आधार होता है वो सा स्वर होता है। इसीलिए राग के अंदर जो सा स्वर है वो कभी वर्जित नहीं होता है। जी हाँ, चाहे उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाया जाए, लेकिन सा स्वर हमेशा ही लगाया जाता है, क्योंकि सा ही राग का आधार स्वर होता है। और राग के अंदर ये नियम है कि लय होनी चाहिए, रंजकता, मिठास होनी चाहिए। कोई भी राग जो हम गाते हैं, बजाते हैं, कोई ऐसा राग भी नहीं है कि जिसके अंदर पा और मा ये दोनों स्वर वर्जित हों। तो दोस्तों, ये दोनों ही स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। किसी भी राग के अंदर अगर प वर्जित है तो मा नहीं होगा, मा उसके अंदर लगेगा। अगर मा वर्जित है तो पा जरूर लगेगा। तो ये प और मा ये दोनों स्वर वर्जित नहीं हो सकते हैं किसी भी राग के। जी हाँ, और राग के अंदर वर्ण और स्वर ये दोनों ही आवश्यक हैं, और राग के अंदर आरोही क्रम, अवरोही क्रम ये दोनों भी आवश्यक हैं। और दोस्तों, राग के अंदर वादी स्वर, जी हाँ, वादी स्वर, अनुवादी स्वर, ये मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा कि ये कौन से स्वर होते हैं। तो वादी स्वर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से ही राग के अंदर गायन जो है निश्चित होता है। जी हाँ, वादी स्वर से ही राग का गायन निश्चित होता है।
और दोस्तों एक विशेष बात कि किसी भी राग के अंदर एक स्वर के दो रूप, कोमल और जो शुद्ध है या तीव्र और शुद्ध है, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कई राग ऐसे हैं जिनमें एक स्वर के दोनों ही रूप प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था राग के बारे में, आपको मैंने बताया कि राग क्या होता है और राग की जो विशेषताएं हैं या नियम है वो क्या हैं। आइए अब बात करते हैं जो थाट है, थाट के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार राग की जो परिभाषा थी कि जिस ऐसी सरगमें या ऐसे स्वर क्रम जिनमें रंजकता हो, लय हो और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनको राग बोला जाता है। लेकिन ऐसे स्वर क्रम जिनमें जरूरी नहीं है कि रंजकता हो या लय हो, उनको जरूरी नहीं है कि गाया ही जाए, लेकिन उन स्वर कर्मों से राग उत्पन्न होता हो, तो उसको हम थाट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्वर क्रम, ऐसी सरगमें जिनमें लय और रंजकता ना होते हुए भी राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो उसको हम थाट बोलते हैं। जी हाँ, और थाट बहुत ही आवश्यक होते हैं क्योंकि थाटों से ही रागों की उत्पत्ति होती है। आइए इस थाटों की जो विशेषताएं हैं या नियम हैं उनसे रूबरू होते हैं। तो थाट की पहली विशेषता ये है कि थाट के अंदर 7 स्वर अनिवार्य हैं। इसमें राग की तरह 5 या 6 स्वर नहीं चलेंगे। थाट के अंदर 7 ही स्वर अनिवार्य हैं, 7 स्वर लगाए जाते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि थाट के अंदर ये आवश्यक नहीं है कि आप आरोही क्रम के साथ अवरोही क्रम भी लगाएं, इसमें आरोही क्रम ही आवश्यक होता है। तीसरी ये कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि लय हो, रंजकता हो, मिठास हो, इसको किसी लय पर गाया जाए, ये जरूरी नहीं है। और थाट में किसी भी स्वर के 2 रूप, कोमल शुद्ध या तीव्र शुद्ध, वो दोनों लगाए जा सकते हैं। और देखिए, किसी भी थाट का जो नाम है उसी में से बने हुए किसी विशेष या किसी प्रसिद्ध राग के नाम पर ही उस थाट का नाम होता है। और जो राग होता है उस नाम पर बना हुआ, उसको हम जन्य राग बोलते हैं। जिस थाट के अंदर से जो विशेष प्रसिद्ध राग बना है और उस राग के नाम पर ही उस थाट का नाम होता है, तो उस राग को भी हम जन्य राग बोलते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों जो थाट है उनके नाम, उन्हीं में से प्रसिद्ध जो राग निकले हैं, उन्हीं रागों के नाम पर ही थाट का नाम रखा जाता है। भारतीय जो संगीत है इसमें थाटों की जो गिनती है, जी हाँ, 10 बताई गई है। और 10 थाट भारतीय संगीत के अंदर मशहूर हैं। इनकी संख्या 10 है। इन 10 थाटों से ही जितने भी राग हैं वो सब निकलते हैं या बनाए जाते हैं। तो वो 10 थाट जो हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, उनके नाम आप लिख लीजिएगा। देखिए, पहला जो राग है बिलावल थाट, जो थाट है बिलावल थाट, जो शुद्ध सरगम हम बजाते हैं, ये बिलावल राग होता है। और बिलावल जो थाट है, इसी के नाम पर इस थाट का नाम रखा गया है, तो ये बिलावल थाट है। जी हाँ, 7 के साथ शुद्ध स्वर होते हैं, बिलावल थाट। उसके बाद कल्याण थाट। कल्याण थाट जैसा कि आप बजाते हो, यमन कल्याण राग जो आप बजाते हो, कल्याण जो राग है उसी के नाम पर इस थाट का नाम रखा गया है। और इस थाट के अंदर सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, केवल माँ जो है वो तीव्र लगता है। जैसे यमन कल्याण राग के अंदर हम लोग लगाते हैं, तो ये जो यमन कल्याण जो नाम है राग का, ये पहले कल्याण राग होता था, लेकिन अब इसको यमन या यमन कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो थाट है कल्याण, वो यमन कल्याण नाम से ही इसका नाम रखा गया है। और इसके अंदर माँ तीव्र होता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर होते हैं। और तीसरे नंबर पे दोस्तों खमाज, इसको खमाज भी बोलते हैं, खमाज भी बोलते हैं, खमाज थाट। ये खमाज जो थाट है इसके अंदर सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, केवल नी जो स्वर है उसको हम कोमल लगाते हैं। तो ये खमाज थाट तीसरे नंबर का, ये खमाज राग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चौथा जो है थाट वो है भैरव। इस थाट के अंदर रे और ध, ये दोनों स्वर कोमल लगाए जाते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। दोस्तों ये सरगम आप अपने आप लिख सकते हैं घर पर। मैं आपको जो बता रहा हूँ, भैरव जो थाट है, ये भैरव राग के नाम पर इसका नाम रखा गया है, भैरव थाट। और इसके अंदर रे और ध कोमल लगते हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। उसके बाद दोस्तों पूर्वी
पूर्वी जो थाट है ये पूर्वी राग के नाम पर रखा गया है, और इसके अंदर जो स्वर हैं, इसके अंदर रे और धा ये दोनों स्वर कोमल लगते हैं, और जो माँ है वो तीव्र लगाया जाता है। जी हाँ, रे और धा कोमल और माँ तीव्र, बाकी सभी शुद्ध लगाए जाते हैं, शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। और छठा जो थाट है वो होता है दोस्तों मारवा, मारवा थाट। इसके अंदर जो स्वर हैं, रे कोमल लगाया जाता है, माँ तीव्र लगाया जाता है, बाकी सभी शुद्ध लगाए जाते हैं। जी हाँ, रे कोमल, माँ तीव्र, बाकी सभी शुद्ध, और ये मारवा थाट। इसके बाद आता है 7वें नंबर पे कॉफ़ी थाट, कॉफ़ी। ये भी काफ़ी मशहूर राग भी है, राग कॉफ़ी। इसके अंदर गा और नी ये दोनों स्वर कोमल लगाए जाते हैं, बाकी सभी शुद्ध लगाए जाते हैं। ये कॉफ़ी थाट के बाद हम लोग कर रहे हैं, इसमें गा और नी जो है वो कोमल लगाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि तोड़ी, तोड़ी थाट। ये भी काफ़ी फेमस राग है तोड़ी, उसके नाम पर इस थाट का नाम रखा गया है तोड़ी राग। इस राग के अंदर बड़े ही सुरीले फनकार लोग ज़्यादातर इसको गाते हैं, बहुत कम ही आजकल प्रयोग में आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के राग बहुत कम गाए जाते हैं आजकल। तो ये बहुत ही सुंदर राग है, बहुत ही सुंदर थाट है। इस थाट के अंदर 3 स्वर कोमल रे, गा और धा ये कोमल लगाए जाते हैं, और माँ तीव्र लगाया जाता है, बाकी शुद्ध। रे, गा और धा कोमल, माँ तीव्र, बाकी शुद्ध। ये तोड़ी थाट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है थाट भैरवी। भैरवी राग आप सभी ने सुना भी होगा, भैरवी बहुत मशहूर राग है, और उस राग के ऊपर ही इस थाट का नाम रखा गया है भैरवी। और भैरवी थाट के अंदर रे, गा, धा, नी चारों ही कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी शुद्ध लगाए जाते हैं। जी हाँ, रे, गा, धा, नी ये कोमल स्वर इस राग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं भैरवी थाट के अंदर। और उसके बाद जो 10वें नंबर पे आता है दोस्तों वो है आशावरी थाट। आशावरी थाट के अंदर 3 स्वर कोमल लगाए जाते हैं, गा, धा और नी ये तीनों ही स्वर कोमल लगाए जाते हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है आशावरी थाट के अंदर। गा, धा और नी ये तीनों कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वर। तो दोस्तों ये 10 थाट जिनका जिक्र किया गया है भारतीय संगीत के अंदर, ये ही 10 थाट माने गए हैं। इन 10 थाटों से ही पूरे के पूरे रागों की जो संख्या है, जो राग हैं, वो सभी इन 10 थाटों से ही बनाए गए हैं। और ये जो 10 थाट मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इनको आप हारमोनियम पे गाइए या बजाइए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। जैसे ही आप एक थाट के बाद दूसरा थाट बजाना शुरू करोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि इनके अंदर जो स्वर लगे हैं वो बड़े ही आनंदमय कर देते हैं माहौल को। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे अगले लेसन में बात करेंगे। तो इन थाटों की जो मैं आपको लिख कर भी आप लोगों को इनके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी नोटबुक में इसको उतार सकें, इनका प्रयोग करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों आपको ये जो एपिसोड है या ये जो लेसन है आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग संगीत से दूर हैं और जो संगीत सीखना चाहते हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आप ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, इसका मैं आपको एक बार लिख कर इनका फ़ोटो इसमें डाल देता हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। या मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ये जो फ़ोटो है वो डाल देता हूँ, या उस फ़ोटो का लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या जो मैंने आपको बताया है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं, ताकि आप लोग संगीत सीख सकें, अच्छे तरीके से संगीत के बारे में जान सकें। क्योंकि जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं या हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छी नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप सभी से निवेदन है अपने घर पर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, और दूसरों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, सलाम, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।